आपके सामने में संक्षिप्त परिचय है पाठ का। आज का पाठ है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। हमारे लिए पत्र जो है बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है हमारे जीवन में, हमारे व्यवहारिक जीवन में, हमारे कार्यालयी जीवन में, हमारे प्रशासनिक जीवन में। ये पत्रों का महत्व जो है बहुत बड़ा है। तो लेखक अरविंद कुमार सिंह एक अच्छे लेखक हैं जिन्होंने यह निबंध और पत्रों पर आधारित लिखा है और उनका उद्देश्य है कि पत्र की महत्ता, पत्र का जो महत्व है उसका सही मूल्यांकन करना, उसका लेखा जोखा प्रस्तुत करना, ताकि आप यह समझें आज के समय में, आज हम एक वैज्ञानिक युग के दौर से गुजर रहे हैं। हमारे तकनीक का इतना विकास हो गया है कि पत्र कहीं न कहीं दबा हुआ सा लगता है। यानी अब लगता है कि पत्र खो जाने वाली स्थिति में आ गई है। अब कोई चिट्ठियां नहीं लिखते, अब सीधे फ़ोन से बात कर लेते हैं। संचार का एक महत्वपूर्ण साधन फ़ोन हो गया है, इंटरनेट हो गया है। ये साधन का जो विकास हुआ है हमारे बीच में, उसमें हमको यह देखना है, पाठ में यह मूल्यांकन किया गया है कि पत्र की महत्ता आज इस स्थिति में कितनी बनी हुई है। मुख्य रूप से पाठ में इन बातों को दर्शाया गया है कि क्या आज एमएस जो है, मोबाइल है, फ़ोन है, इंटरनेट है, क्या इसके सामने में ये पत्र गौण हो गए हैं, छिप गए हैं या दब गए हैं? अगर नहीं तो क्यों? एक सवाल होता है कि आज भी पत्र का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अगर है तो किस रूप में है? यह जानकारी लेना या बच्चों को यह समझना, विद्यार्थियों को यह जानना कि हमारे जीवन में पत्रों का स्थान आज भी किन रूपों में है, ये बतलाने का बड़ा सुंदर प्रयास है। और आप देख रहे हैं कि इसकी विधा जो है निबंध है। ये निबंध है, साहित्यिक निबंध आप इसे कह सकते हैं कि साहित्य में कुछ विषय को लेकर निबंध भी लिखे जाते हैं। वो पठनीय होते हैं, शिक्षाप्रद होते हैं, सूचनाप्रद होते हैं। तो ऐसे निबंध जो होते हैं वो विवरणात्मक शैली में उसको लिखी जाती है। विवरण हम उसका देते हैं, विवरण प्रस्तुत करते हैं। और निबंध का एक और रूप है, वो है विचारात्मक। उसमें हम जैसे सत्य क्या है, सच्चाई क्या है, अब हम इस विषय पर, मित्रता क्या है, बहुत सारे विषय, विचार के लिए बहुत सारे विषय होंगे तो वो विचारात्मक निबंध हो जाएगा। चूँकि ये विवरणात्मक निबंध है, इसकी शैली भी विवरण के साथ प्रस्तुत की, क्योंकि इसमें इन्फॉर्मेशन, जिसको कहते हैं सूचना, बहुत अधिक दी गई है पत्रों के संबंध में। तो ये निबंध की जो शैली है वो विवरण के रूप में कुछ तथ्यों को, कुछ हम कह सकते हैं कि कुछ जो उसके बिंदु होते हैं पत्र के, खास जो बातें होती है वो, या किस भाषा में पत्र को किस नाम से जाना जाता है, यह एक सूचना हो गई, एक सूचनात्मक ज्ञान हो गया। इसकी जानकारी रखते हैं। पत्रों का स्थान प्राचीन काल में क्या रहा, मध्य काल में क्या रहा, आधुनिक काल में पत्रों का स्थान क्या रहा, इन तमाम बातों की जानकारी जो है इस निबंध में दी गई है। और बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध हो जाता है, पढ़ने के लायक भी। और परीक्षा की दृष्टि से अगर हम पाठ का मूल्यांकन करें तो ऐसे पाठ का वैल्यू भी परीक्षाओं में ज़्यादा होती है। इससे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं ऐसी चीज़ों में, ऐसे निबंधों में, क्योंकि ये एक ज्ञान अर्जन का भी माध्यम है, एक नई जानकारी है। तो
कहने का अर्थ है लेखक का कि पत्रों की दुनिया जो है वह अजीबो गरीब है, यानी विचित्र है। और वो क्यों है? क्योंकि पत्र का प्रयोग प्राचीन काल से चला रहा है। आज हम जानते हैं, आप सभी जानते होंगे कि पत्र आपको पहुंचाता है घरों तक कौन? डाकिया, जो पोस्ट ऑफिस का एक खास कर्मचारी होता है, जो दूर देहात गांव तक, चाहे आपका गांव नदी के पार, पहाड़ी के किनारे, तट में, जंगलों के बीच में ही क्यों न हो, लेकिन आपके पत्र को लेकर डाकिया वहाँ तक पहुँचा देता है, जिसको हम पत्रवाहक कहते हैं। लेकिन ये पत्र प्राचीन काल में कौन पहुँचाता था, कैसे पत्र भेजे जाते थे, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। तो कहते हैं कि जब हमारे प्राचीन काल में कबूतरों को माध्यम बनाया जाता था, कबूतर है, बाज है, ऐसी चिड़ियाओं को प्रशिक्षित की जाती थी और उसके गले में धागे बांधकर पत्र लटकाए जाते थे, और बिल्कुल सही स्थान पर वो चिड़िया जिसका पत्र होता था उसके कंधे पर जाकर बैठता था या उसके छज्जे पर बैठता था, और उसके गले में पत्र देखकर पत्र पाने वाले समझ जाते थे कि हमारे घर में एक पत्रवाहक आया है। ये माध्यम था, ये बड़ा इंटरेस्टिंग माध्यम था उस समय का ये। और आज के बच्चों को आश्चर्य भी लगेगा कि सर बाज और पत्र जी इतना ट्रेंड कैसे हो जाएगा, प्रशिक्षित कैसे हो जाएगा कि एक खास पत्र एक खास आदमी तक पहुंचा दे। तो होता है, पशु पक्षियों को हम प्राचीन काल से पालते आ रहे हैं, और इस पालन पोषण में हम उसको मानवीय इशारों को समझाते हैं, मानवीय उद्देश्यों को समझाते हैं, उससे काम वैसा लेते हैं, तो वह प्रशिक्षित हो जाता है। दूसरे स्थान पर आता है कि जब मध्यकाल में जब पत्र का प्रचलन आ गया, जो बड़े बड़े जब हमारे देश में राजतंत्र था तो पत्रवाहक होते थे, हम उसको दूत भी कहते हैं, दूत भी कहते थे, और इस प्रकार से वो उस समय हरकारे के नाम से जाना जाता था, हरकारा। अब ये हरकारा कौन होता था? तो हरकारा वही होता था जो बहुत बड़ा धावक होता था। धावक का मतलब होता है दौड़ लगाने वाला, दौड़ने वाला। वो धावक पहुंचाता था पत्र, और वह रुकता नहीं था, वह हमेशा दौड़ते क्रम में पत्र देता था। पत्र देने के क्रम में जो भी जितनी देर रुकना पड़े वह रुक लेता था, और आदर सम्मान भी पा लेता था। और फिर वह जब दूसरे पत्र को दूसरे स्थानों तक पहुंचाना होता था तो फिर वह दौड़ते हुए ही जाता था, इसलिए उसको हरकारा कहते हैं। उसका मान था, सम्मान था समाज में। जिसके दरबार तक वह पहुंचता था उसे काफ़ी आब भगत होती थी, उसकी प्रतिष्ठा इतनी थी कि लोग उसको खाना पीना और उसके आराम वगैरह की व्यवस्था आदि कर देते थे। ये एक सामाजिक व्यवहार के तौर पर उनके साथ व्यवहार किया जाता था। ये एक लोकाचार भी हम कर सकते हैं। उस समय का लोक प्रचलन, लोक व्यवहार में आने वाला जो व्यवहार है उसको लोकाचार कहते हैं। ये लोकाचार में था। दूसरी बात है कि हम देखते हैं कि पत्र बहुत प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैंने अभी कहा, राजनीतिक पत्र होते हैं, साहित्यिक पत्र होते हैं, कला क्षेत्र के पत्र होते हैं, और व्यावसायिक पत्र होते हैं। ये पत्रों के प्रकार हैं। दूसरी बात यह एक सूचनात्मक ज्ञान देते हैं। लेखक कहते हैं कि पत्र विभिन्न भाषाओं में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। जैसे उर्दू में हम पत्र को खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र को पत्र ही कहते हैं, कन्नड़ में कागज के नाम से जाना जाता है कन्नड़ भाषा में, और तेलुगु में उत्तरम के नाम से पत्र जाने जाते हैं, या जाबू के भी लोग कहते हैं, और या लेख भी कहते हैं। यानी कि आप देखेंगे कि तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख ये पत्रों का नाम है।
इस नाम से पत्र को लोग जानते हैं, पुकारते हैं। और तमिल में कडिद के नाम से पत्र जाने जाते हैं। ये एक सूचनात्मक ज्ञान है, इसकी सूचना होनी चाहिए छात्रों के पास, विद्यार्थियों के पास, ये कि तेलुगु में, कन्नड़ में, तमिल में पत्र को किस नाम से हम जानते हैं। तो ये भी एक सूचना देते हैं। उसके बाद इनकी विशेषताओं पर लेखक आते हैं और कहते हैं कि पंडित जवाहरलाल 1953 में कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन हमारे देश में केवल हरकारे के माध्यम से, जिसको हम रनर्स भी कहते हैं, हरकारे के माध्यम से रहा, या फिर तेज घोड़े पर फिर कुछ आगे चल कर के वही हरकारे घोड़े का भी इस्तेमाल करने लगे। घुड़सवार जो है दूत हो गया, हरकारा हो गया, घोड़े पर दूर दूर तक वो पत्र पहुंचाने का काम बड़े ही आराम से फिर करने लगे। ये विकास का दौर होता है। पहले लोग पैदल दौड़ कर पहुंचाते थे, बाद में घुड़सवारी बन कर के पत्र पहुंचाने लगे। तो इस तरह से विकास हुआ। और नेहरू जी कहते हैं कि ये बात वो 1953 में लिखते हैं। और आपको पता होगा कि आज जो है ऐसे संचार के साधनों में ये नेहरू जी का ही मानना है कि रेलवे और तार में अब बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया, भारी बदलाव आया। अब तो सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि टेलीफोन से अब हम वायरलेस तक तो थे, अब हम रेडार दुनिया में हमारी दुनिया बदल गई है, जहाँ नेट के संसाधन ने अब पत्र यानी संदेश पहुँचाने की जो बातें हैं वो बिल्कुल सरल हो गया, सहज हो गया। हम पत्र लिखने के बजाय अब बात ही कर लेते हैं, सीधे तौर पर फ़ोन से बात कर लेते हैं। चाहे देश दुनिया किसी भी कोने में व्यक्ति बैठा हुआ हो, हम अपने घर से बात कर लेते हैं। हम जब चाहें तब बात कर सकते हैं, सुबह शाम दोपहर जब भी चाहते हैं हम बात कर लेते हैं। तो नेहरू जी यह टिप्पणी करते हैं पत्रों के संबंध में, जो आज के बदलते हुए परिवेश, वातावरण जिसको कहते हैं, इस बदलते हुए परिवेश को बड़े ही बहुत ही बारीकी से उन्होंने स्पष्ट किया है। और आप ये जानेंगे, आपको यह जानकारी होगी कि पत्रों की एक खास विशेषताएं भी होती है। और वो विशेषता जो आज टेलीफोन में, वायरलेस में या अन्य चीज़ों में नहीं है। क्यों नहीं है? तो कहते हैं पत्र हमारे जो लिखे जाते थे, चाहे वो 2 लाइन 2 पंक्तियों का पत्र हो, 1 पन्ने का पत्र हो, पत्र लिखने वाले के हाथों से पत्र लिखा जाता था। और उसकी भाषा ऐसी होती थी जैसे लगता था कि वो दिल से लिख रहा है। उस पत्रों को पढ़ करके हमारे अंदर में जो भाव आता था, जो विचार आता था, जो आत्मिक संतुष्टि प्राप्त होती थी, वो फ़ोन में बात करने से नहीं होता है। और हम उन पत्रों को सहेज कर रखते थे। लेखक कहते हैं कि सहेजने की प्रवृत्ति आज भी आप देखेंगे कि गांधी जी के लिखे हुए पत्र, हमारे देश में सबसे ज़्यादा पत्र लेखन का कार्य महात्मा गांधी ने किया। ये इसमें लेख में भी बताया गया है कि महात्मा गांधी दोनों हाथ से लिखते थे। जब उनकी दाहिनी हाथ थक जाती थी या थकता था तो वो बाएं हाथ से वो पत्र लिखते थे, इस्तेमाल करते थे दोनों हाथों का। और दिन भर में वो 50 पत्र लिखते थे। और कहते हैं कि उनका कोई भी ऐसा जीवन में आज तक पत्र नहीं था जिसका जवाब उन्होंने नहीं दिया हो। और खुद जो पत्र लिखते थे अपने उद्देश्य को लेकर, अपने काम को लेकर, वो तो कहते हैं कि अब टैगोर ने भी बहुत पत्र लिखा, गांधी ने टैगोर को बहुत पत्र लिखा, टैगोर ने गांधी को बहुत पत्र लिखा, फिर निराला ने बहुत पत्र लिखा विभिन्न लेखकों को, प्रेमचंद ने बहुत पत्र का इस्तेमाल किया लेखकों को। तो ये जो सारे जो पत्र आज के समय में हैं, इतना महत्वपूर्ण हो गया कि अब उन पत्रों को संग्रहित करके, संयोजित करके एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित कर दी गई। आप गांधी और टैगोर के पत्र किताबों में देख सकते हैं। और उन पत्रों से सबसे बड़ी विशेषता लेखक बतलाते हैं
कि सबसे बड़ी बात यह होती है कि उन पत्रों को पढ़कर उस समय की साहित्यिक, राजनीतिक जो विचारधाराएं हमारे बीच थी, या कहीं राजनीतिक और वैचारिक दृष्टिकोण से अगर कहीं पर कोई विवाद चल रहा था तो उन जिक्रों का भी आपको आभास होगा, और उस समय के काल, राजनीतिक दिशा, दशा सब आप उन पत्रों के माध्यम से समझ सकते हैं। ये महत्व है पत्र का। यानी कहने का मतलब क्या है कि एक पत्र जो है एक हमारे जीवन के लिए, अब हमारे जीवन के पहले पिछले काल का बोध कराने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज का काम करता है। ये दस्तावेज है, लेखा जोखा उसमें हमको मिलता है उस काल का और विभिन्न क्षेत्रों में। तो ये विशेषताएं पत्र का बतलाते हैं। दूसरी विशेषता बतलाते हैं कि पत्र में वो संतुष्टि जो होती है वो आपके टेलीफोन में, नेट में, इंटरनेट में, एसएमएस में नहीं होती है। ये पत्र की दूसरी विशेषता है। लेखक साथ यह भी कहते हैं कि पत्र से बड़े बड़े राजनीतिक समाधान भी किए गए। महात्मा गांधी ने राजनीतिक स्तर से विदेशों में भी पत्र, विदेशी राजनयिकों को भी पत्र लिखा। जो राजनायक थे, बड़े बड़े मंत्री थे, बड़े बड़े पदाधिकारी थे, उनको भी उन्होंने पत्र लिख करके राजनीतिक मसले को हल करने का बहुत प्रयास किया, और ये पत्र की देन है जो टेलीफोन के बातचीत से नहीं हो सकती है। यह भी पत्र की एक विशेषता लेखक बतलाते हैं। और दूसरी विशेषता यह है कि एसएमएस या टेलीफोन या इंटरनेट जो है आप सुरक्षित संग्रहित नहीं कर सकते हैं उस रूप में जैसे पत्र को किया जाता है। तकनीक का ज्ञान जिन्हें हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, कहते हैं कि उन्हीं के पास यह आइडिया है कि आप उनके मैसेज को, संदेश को आप सुरक्षित एक खास फाइल में आप कंप्यूटर में लोड करके रख सकते हैं, सुरक्षित है। लेकिन वो आत्मीयता जो पत्र वाली होती थी, जो संग्रहित पत्रों को आप 10 साल बाद जो है 10 साल पहले के पत्र आज पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि अरे 10 साल पहले का ये पत्र है, फलाना आदमी ने लिखा था और इतनी गहराई से लिखा है, इतनी आत्मीयता से लिखा है। आज भी आपको वो एक प्रेरणा देने में सफल लगेगा, आपको उत्साहित करेगा और आप आत्मीयता से भर जाएंगे और आप वही कंप्यूटर में, इंटरनेट में जो आपका सुरक्षित है जो संदेश, आप उसे पढ़ें, देखें, वो आत्मीयता नहीं आएगी। ये खास विशेषता है पत्र। इसलिए कहते हैं कि पत्र दस्तावेज है। और दूसरी बात है कि तीसरी विशेषता है कि इन पत्रों के माध्यम से साहित्य को एक पत्र शैली, पत्र स्टाइल या पत्र विधा हम उसको कहते हैं, पत्र विधा जो है एक मिल गया साहित्य को। पत्र की शैली में बड़े बड़े लेखकों ने, चाहे वो फ्रांस के लेखक हों, रूस के लेखक हों, भारत के लेखक हों या ब्रिटिश के लेखक हों, पत्र शैली में बड़े बड़े उपन्यास लिखे गए और दुनिया में लोकप्रिय हुए। रूस के एक लेखक हैं दोस्तोयेव्स्की, उन्होंने एक पत्र में ही उपन्यास लिखा और वो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ और हिंदी में उसका रूपांतरण आया दरिद्र नारायण के नाम से। वो पत्र, पुस्तक जो नॉवेल है और काफ़ी लोकप्रिय हुए। अब आप देखेंगे कि हमारे देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने नैनी जेल से उन्होंने इंदिरा को प्रशिक्षित करने के लिए पत्र लिखे और वो जो है पिता के पत्र पुत्री के नाम से आज हमारे सामने में पुस्तक रूप में उपलब्ध है। आप उन पुस्तक को पढ़ेंगे, पिता के पत्र पुत्री के नाम, पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपको पता चलेगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री को भारत के इतिहास, भारत का भूगोल और भारत की अर्थव्यवस्था के संबंध में कितनी अच्छी जानकारी उन्होंने अपनी पुत्री को दी है। मैं समझता हूँ कि श्रीमती इंदिरा गांधी का जो पढ़ाई शांति निकेतन में जो हुई और बाद जब वहाँ से उनको हटा दिया गया तो वो पत्र जो है इंदिरा गांधी को भारत के प्रशासनिक स्तर की बात को समझने में और इतिहास और भूगोल को समझने में बहुत बड़ा मददगार साबित हुआ। इसलिए इंदिरा गांधी
एक अच्छी प्रशासिका बन सके। ये पत्र का कमाल है। तो कुल मिलाकर के लेखक ने बड़े ही विश्लेषण करते हुए, विचार के साथ उसको रखते हुए इन पत्रों की बात कहे हैं। और सुमित्रानंदन पंत के 200 पत्र जो बच्चन को लिखे गए, हरिवंश राय बच्चन को, वो भी पुस्तक रूप में है। निराला के पत्र भी पुस्तक में है। गांधी और टैगोर के बीच में जो पत्राचार हुआ वो भी पुस्तकाकार रूप में है। कुल मिलाकर के हम प्रेमचंद के कुछ साहित्यिक पत्र हैं जो आज पुस्तक रूप में हमारे पास उपलब्ध है। तो ये पुस्तक हम कह सकते हैं, ये पत्र हम कह सकते हैं कि हमारे लिए पिछले शताब्दियों के ये दस्तावेज होते हैं, और व्यक्तिगत रूप से भी पत्र हमारे लिए दस्तावेज होते हैं। हम बड़े ही आत्मीयता से भर जाते हैं। कुल मिलाकर के ये पत्र की दुनिया अनोखी इसलिए है, अनूठी है। और एक सूचना यह भी अंत में देते हैं लेखक कि आज जो है इतना संचार का साधन बढ़ने के बाद भी व्यावसायिक क्षेत्रों में पत्र की प्रधानता बहुत अधिक हो गई है। पत्र कम लिखा नहीं जा रहा है, लेकिन कॉमर्शियल क्षेत्रों में, व्यक्तिगत क्षेत्र में थोड़ा कम हुआ, फोन के कारण, मोबाइल के कारण, SMS के कारण। लेकिन व्यावसायिक क्षेत्रों में, राजनीतिक क्षेत्रों में आज भी पत्र, या कार्यालयी क्षेत्रों में आज भी पत्र बहुत ज़्यादा लिखे जा रहे हैं। कहीं कहीं विभाग में तो यह है कि आप फोन से आप कोई सूचना नहीं दे सकते, आपको लिखित देना होगा। ये प्रावधान है, ये सरकारी नियम है। तो इन नियमों को के आधार पर हम देखेंगे कि आज भी हमारे देश में पत्रों की प्रधानता बनी हुई है। और पत्र एक ऐसा माध्यम है संचार का जो कभी अंत नहीं होगा, कभी समाप्त नहीं होगा। भले ही आप कह सकते हैं कि सर आज पोस्ट कार्ड जो है देखने को नहीं मिलता है। पोस्ट कार्ड सर कैसा होता है? आज के पीढ़ी के बच्चे पूछते हैं, सर पोस्ट कार्ड कैसा होता है? आप देखे हैं सर? क्योंकि पोस्ट कार्ड अब डाकघर में भी नहीं मिल रहा है, वो प्रिंट ही नहीं हो रहा है, ये फ़ोन के आ जाने के कारण। लेकिन आप अपने बड़े बुजुर्गों से आप देख सकते हैं कि उनके पास कोई न कोई पत्र दस्तावेज के रूप में होगा। और पोस्ट कार्ड में आप 2 पैराग्राफ आराम से लिख सकते थे, और बड़े कम, मात्र उस समय, हम लोगों के समय में मात्र 25 पैसे उसके कीमत थे। 1980 की बात मैं बता रहा हूँ। 1980 से लेकर 90 तक के आसपास में पोस्ट कार्ड का कीमत 25 से 50 पैसा तक हुआ। और उसके बाद तो फिर फ़ोन की दुनिया आ गई और धीरे धीरे पोस्ट कार्ड गौन हो गया। अंतर्देशी पत्र होता था, लिफाफा होता था। लिफाफा तो आज भी चालू है, लेकिन ये पोस्ट कार्ड और अंतर्देशीय पत्र जो होता था वो थोड़ा गौन हो गया है। लेकिन फिर भी लेखक का यह मानना है कि पत्र की जो प्रधानता है, अपने विशिष्ट गुणों के कारण पत्र कभी खोने वाला नहीं है। अब इसको आप पढ़ें, रीडिंग दें, तो और भी अच्छी तरह आप इस पत्र की प्रधानता और विशेषता को आप जान सकेंगे। धन्यवाद।